कैसे हो? होप्स ऑफ सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे आपको पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलरेडी फ्री बैच स्टार्ट हो चुका है दिसंबर 2023 से लेकर 10 तक। आपको पूरा दोनों पेपर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जाएगा। उसके साथ साथ आपको फ्री पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे डेली बेसिस पे, स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस चलती हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लासेस भी। क्लासेस आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हैं और जो नोट्स हैं, क्विज हैं और जो आपके पीडीएफ्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। दोनों के टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वहां पे भी 100+ फैमिली मेंबर्स हैं और YouTube पे भी 100+ फैमिली मेंबर्स हैं। सो दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे क्लास मिल जाएगी और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ क्विज हो गए जो डेली बेसिस पे कंडक्ट हो रहे हैं और मॉक टेस्ट हो गए, या आप कह लो कि आपको जो पीडीएफ नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। सो हम आपको जैसे पता है आज का अगेन जो हमारा लाइव सेशन है, हम अपने पेपर 1 का ही कंडक्ट करेंगे। अब 2-2 दिन इकट्ठा करेंगे। ट्राई कर रहा हूँ मैं पहले ना पेपर 1 का थोड़ा सा सिलेबस बगल अप किया जाए। देखो, रिसर्च एप्टीट्यूड की हमने यूनिट जो स्टार्ट की थी कल, हमने उसका मीनिंग कर लिया था। टाइप्स हमने स्टार्ट की थी, टाइप्स आगे कंटिन्यू करेंगे। आज कैरेक्टरिस्टिक करेंगे। सो एक बार जस्ट आप एक बार सिलेबस पे ओवरव्यू दो। मैं एक डाल दूं कि क्लास लाइव हो चुकी है, सो ज्वाइन कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन हमें ट्राई करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स तक हम कंप्लीट कर लें। देखो कल हमने कर लिया था टू अप्रॉक्स, हम चुके हैं ये सारा कुछ हमने कल कर लिया था। टाइप्स में हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च भी कर लिया था। आज हमने स्टार्ट करना है क्वालिटेटिव रिसर्च। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ना, इसका देखो है तो ये रिसर्च का ही एक टाइप। हमने कल बेसिक रिसर्च जिसे हम प्योर और फंडामेंटल रिसर्च के भी नाम से जानते हैं, अप्लाइड रिसर्च हो गया, क्वांटिटेटिव रिसर्च हो गया, ये 3 टाइप्स कर ली थी। अब चौथी टाइप करने जा रहे हैं जिसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च के नाम ये जानते हैं। यानी जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसका जो मेन फोकस होता है कि आपके ना जो कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, यानी जो मतलब एक टिपिकल लेवल के फिनोमिना है उनको एक्सप्लोर करना और उनको समझना। अब ये चीजें किस तरीके से पॉसिबल है, आप जो आपका नॉन न्यूमेरिकल डाटा है उसको कलेक्ट करोगे और एनालाइज करोगे। डाटा कलेक्ट करते हैं उस न्यूमेरिकल डाटा के देन इंफॉर्मेशन ग्रास्प की जाती है। उसका नाम ही सजेस्ट करता है क्वांटिटेटिव, मतलब वेरिएबल्स को क्वांटिफाई करना। क्वालिटेटिव में हम नॉन न्यूमेरिकल डाटा को एनालाइज करते हैं। मतलब काम वही है रिसर्च का। रिसर्च का समझना, उसको एक्सप्लोर करना, उसकी डिटेल में जाना, उसकी गहराई में जाना, करना वैसे ही है डाटा को कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके। बस फर्क इतना पड़ेगा, अब जो डाटा होगा वो न्यूमेरिकल नहीं होगा, मतलब वो नहीं होगा। यानी अब जो आप इसके लिए चीजें यूज करते हो, जैसे आप इंटरव्यू कंडक्ट कर लिए, इंटरव्यू में न्यूमेरिकल डाटा तो नहीं होते, डाटा मिलेगा आपको बट वो न्यूमेरिकल मतलब क्वांटिफाई नहीं हो पाएगा। ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, टेक्सचुअल एनालिसिस कर लिया, यानी ऐसे बहुत सारी टाइम्स है जो आपको डाटा कलेक्ट, यानी इसका जो मेन लक्ष्य हुआ वो ये है कि आपको इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस के, मतलब क्या उसके एक्सपीरियंस रह चुके हैं या क्या वो एक्सपीरियंस प्रेजेंट में उसके चल रहे हैं, उसके क्या नजरिए या क्या सोशल कॉन्टेक्स्ट है, इन चीजों के बारे में आपको इंसाइट्स मिल सके। इंसाइट्स मतलब इंफॉर्मेशन, मतलब आपको पता चल सके कि ये चीजें चल किस तरीके से रही हैं। ठीक है, ये है क्वालिटेटिव रिसर्च का मीनिंग। अब इसमें ना एक ऑब्जर्वेशन टर्म आई थी, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और टेक्सचुअल एनालिसिस। ऑब्जर्वेशन में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, उसको करते हैं। देखो ऑब्जर्वेशन एक ऐसा रिसर्च मेथड है जिसमें ना आप एक सिस्टमैटिकली, मतलब सिस्टम में एक बंदे का ले लो या किसी भी लिविंग बीइंग का ले लो, उसकी नेचुरल एनवायरनमेंट में, उसकी नेचुरल सेटिंग में उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करते हो। पहले वॉच करोगे, ऑब्जर्व करोगे, फिर उसको रिकॉर्ड करोगे। ये होता है ऑब्जर्वेशन। मतलब ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व करना। कोई भी लिविंग बीइंग उठा लो, चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, जो नेचुरल सेटिंग में वो रहता है, यानी जो उसकी
पर्सनल इन्वायरमेंट है, आप पहले उसको आराम से देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, उसको देख देख कर रिकॉर्ड करते हो। ये होता है कि ऑब्जर्वेशन एज अ रिसर्च मेथड इस तरीके से यूज किया जाता है। यानी ये ना जो ऑब्जर्वेशन का मेथड है इतना यूजफुल मेथड है ना, इससे आप लिविंग बींग्स को, पीपल या एनिमल्स को स्टडी कर सकते हो जो खुद वर्बल रिस्पॉन्सेस देने के काबिल नहीं है। देखो एनिमल्स में तो ये बात बहुत क्लियर है कि वो तो बोल ही नहीं सकते। उनको अगर आपने ऑब्जर्व, मतलब उनको उनके रिगार्डिंग अगर आपने कोई स्टडी करनी है तो आपको उनको ऑब्जर्व ही करना पड़ेगा। बट ये ह्यूमन बींग्स में बात क्यों गई है, पीपल में क्यों कही गई है? देखो कई बार ना कई पीपल ऐसे होते हैं, यानी कई बंदे ऐसे होते हैं, वो नहीं, मतलब उनमें एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाए। वो जो उनके दिमाग में चल रहा है ना वो बोल नहीं पाते, ना तो बोल के बता पाते हैं ना कुछ करके बता पाते हैं। सो उनके लिए ऑब्जर्वेशन का मेथड बेस्ट मेथड माना गया। अगर वो कुछ खुद नहीं बता सकते तो हम तो उनके एक्शंस को देख सकते हैं ना, उनके एक्शंस देखेंगे, उनके जो नेचुरल सेटिंग में वो है, जैसे वो रिएक्ट करेगा, हर चीज हर एक्टिविटी पे उनका रिएक्शन कैसा, मतलब उस चीजों को ऑब्जर्व करके हमें उनका रिस्पॉन्स, उनका बिहेवियर पता चल जाएगा। यानी अब इसमें एक स्पेशल कैटेगरी है अब जो छोटे बच्चे हैं। देखो बड़े बच्चों में तो, मतलब बड़े बच्चों साइंस इन द बड़े बंदों में तो ये चीज मतलब 100 में से जस्ट 1-2% होती है कि अपना कोई अपने रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स के थ्रू वो अपने आप को डिपिक्ट नहीं कर पाता या थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। बट जो ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं, लाइक यंग चिल्ड्रन होते हैं, मतलब 3-4 ईयर्स के, अगर आप उनका बिहेवियर जज करना चाहो, वो तो बोल ही नहीं पाते। उनके लिए ऑब्जर्वेशन एक बेस्ट मेथड है, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। देखो एक तो ऑब्जर्वेशन ना बहुत ज्यादा डिटेल्ड में बिहेवियर ऑफ पीपल या एनिमल्स के रिगार्डिंग जो उनकी नेचुरल एनवायरनमेंट है उसकी डिटेल देता है, मतलब वो हमें डिटेल में बताता है। जितनी अच्छी वो हमें डिटेल, मतलब जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्वियस बात है हम खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, बहुत सारी चीजें दिमाग में सेट बैठेंगी। सो इस चीज से उन बंदों को जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, हम उनकी इंसाइट्स बना पाएंगे, उनके पैटर्न्स जज कर पाएंगे। इवन इसको यूज किया जाता है बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, उन चीजों का जो डिफिकल्ट है या इम्पॉसिबल है ऑब्जर्व करना, मतलब ऑब्जर्व करना इन द सेंस लाइक जो हमें खुद अपने आप नहीं हमें बता सकती चीजें। मान लो जैसे कि 2 एग्जांपल देता हूं। एक तरफ एक बंदा है जो इतनी अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करता है ना, वो हर चीज को अपने बिहेवियर को खुद खूबखूब बता सकता है। दूसरे टाइप बंदा है वो इंट्रोवर्ट है, वो नहीं अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा, तो उस सेकंड बंदे के टाइप में ऑब्जर्वेशन एक बेस्ट एडवांटेजियस चीज साबित होगी, ठीक है। देखो जैसे एडवांटेजेस होती है ना, उस तरीके कुछ ना डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। देखो एक डिसएडवांटेजेस करने से पहले मैं एक ना कंफर्मेशन चाहिए मुझे, जैसे अभी लाइव सेशन चल रहा है, आपको ऑडियो वीडियो ठीक आ रही है ना? अगर कोई भी आपको मतलब ऑडियो या वीडियो नहीं ठीक आ रही तो आप मुझे बता सकते हो, मुझे मैसेज कर देना है, ठीक है। सो डिसएडवांटेजेस क्या है? देखो जब आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, वो 1 सेकंड में तो ऑब्जर्व हो नहीं जाएंगी, उनको टाइम लगेगा। जब आप उन पे अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करोगे तभी तो आपको चीजें पता चलेंगी। यानी हर एक बंदे को ऑब्जर्व करने के लिए अलग बंदा चाहिए। एक बंदा 10 जनों को ऑब्जर्व करके वो इन्फ्लुएंस बना ही नहीं पाएगा, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कौन सी चीज किसने की सी। यानी 2 इसकी मेजर डिसएडवांटेज है। सबसे पहले तो ये टाइम कंज्यूमिंग का, बहुत टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। कई बार तो साल 2-2 साल लग जाते हैं एक बंदे को ऑब्जर्व करने के लिए। उसके बाद आपको लेबर बहुत चाहिए, मतलब ऑब्जर्वर्स बहुत चाहिए, लेबर इंटेंसिव मेथड है ये। यानी इवन इसमें ना कई बार आपकी ऑब्जर्वेशंस एक्यूरेट होती ही नहीं है, मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन में बायस आ जाता है, मतलब उसमें सब्जेक्टिव जजमेंट्स आ जाती हैं। सो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये ऑब्जर्वेशन की एक डिसएडवांटेजेस है। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको समरी में बताऊं तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, यानी ये एक ऐसा रिसर्च है जिसका फोकस इतना ही हमने पीपल के एक्सपीरियंसेस को, उसके मीनिंग को समझना है, दिमाग में बिठाना है, उसको सोशल कॉन्टेक्स्ट में जैसे उनका बिहेवियर हो रहा है। मतलब देखो ह्यूमन बीइंग्स है, वो सोसाइटी का पार्ट है, उनका बिहेवियर सोसाइटी के सोशल कॉन्टेक्स्ट में होगा ही होगा, उस चीज को हमने समझना है, ठीक है। इसके लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट कर लो, फोकस ग्रुप्स बना लो, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर लो, कोई भी आप मेथड फॉलो करके आप क्वालिटेटिव रिसर्च कैरी आउट कर सकते हो। अब क्वालिटेटिव रिसर्च में एक सैंपल साइजेस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है? देखो जो सैंपल साइजेस होते हैं ना क्वालिटेटिव रिसर्च में, वो वेरी करते हैं। अब वो स्मॉल, ज्यादातर तो वो स्मॉल ही होते हैं, बट हम उनका साइज ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि देखो
This is because qualitative research typically focuses on in-depth exploration and understanding of limited number of cases or participants. इसका रीजन है ये, देखो आपने ये सैंपल लेके ऑब्जर्व करना है। अब देखो अगर आपका सैंपल बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो उसमें ना ऑब्जर्वेशन की डिसएडवांटेजेस बहुत जनरेट हो जाएंगी। वो तो फिर ये बात हुई, आप अगर सैंपल नहीं इतना बड़ा ले लिया तो फिर चाहे आप पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर लो। सो इसमें जनरली सैंपल का साइज ना स्मॉल ही होता है। आप स्मॉल सैंपल के साइज को अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, डिटेल में उसके एनालिसिस करते हो, उससे अपनी फाइंडिंग्स बनाते हो, फिर उन फाइंडिंग्स को जनरलाइज कर दिया जाता है। यानी देखो जब आप सैंपल उठाओगे वो तो एक होमोजेनियस पॉपुलेशन में से ही होगा ना, मतलब वो क्लियरली सैंपल सारे के सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। सो इसमें सैंपल साइजेस ऑफनली स्मॉल ही लिए जाते हैं अगर हम इसको क्वांटिटेटिव रिसर्च के साथ कंपेयर करें, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में सैंपल साइजेस लार्ज होंगे क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल डाटा, वो डाटा यूनिक होगा हर बंदे को लेके। सो उसमें ज्यादा बड़ा सैंपल होगा, इसमें कम होगा। ये कंपैरिजन में क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी के नेट के पेपर में, ठीक है। आगे आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ये एक टाइप की सैंपलिंग है इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इज नॉट नोन। नॉन प्रोबेबिलिटी नाम ही बताता है, मतलब जो सिलेक्शन कर रहे हो ना आप सैंपल, देखो सैंपलिंग टेक्निक मतलब सैंपल को सिलेक्ट करना, आपने पॉपुलेशन से सैंपल कैसे बनाना है उसकी ये टेक्निक है। इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं आपको सिलेक्शन की पता होती। दो तरीके की टेक्निक्स होती हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में इक्वल चांस होता है कि हर आइटम सिलेक्ट होगी जो आपके पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करेगी। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की ये चीज मिस है क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है, मतलब आप सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपको पता ही नहीं है। सो इसको ना ज्यादा क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्यों, कारण क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च में न्यूमेरिकल डाटा नहीं है, उसमें सब्जेक्टिव डाटा है, यानी क्वालिटेटिव डाटा है। सो ये रिसर्चर्स को अलाउ करता है वो अपने अकॉर्डिंग पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जो उनको लगता है कि बहुत रिच और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वो दे देंगे जिस चीज के रिगार्डिंग वो रिसर्च करने जा रहे हैं। मतलब देखो रिसर्चर को ना कहीं पता होता है, उसने सैंपल साइज तो स्मॉल बनाना है, उसमें पार्टिसिपेंट्स है वो उनको चुनेगा जो उसको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सके। अब देखो रिसर्चर ने अगर ऐसा बंदा चुन लिया जो उसको इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया तो वो तो रिसर्च का प्रोसेस ही पूरा खराब हो जाएगा। सो ये चीज में नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज होती है, यानी बेस्ट पर्सन चुना जाता है जो रेलेवेंट और रिच इंफॉर्मेशन दे सकेगा। अब किसके रिगार्डिंग? जो आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। आगे एक आती है स्टेटमेंट, पहले उसको पढ़ो। वो क्या कह रहे हैं? यूनिक केस ओरिएंटेशन इज पॉसिबल इन क्वालिटेटिव रिसर्च विच में लेटर लीड टू क्रॉस केस एनालिसिस। बिल्कुल परफेक्ट है। देखो जो यूनिक केस ओरिएंटेशन ये पेपर में पूछा गया था, दो ऑप्शन मतलब चार ऑप्शन थी, वो कह रहे थे जो इनमें से बताओ कौन सी चीज क्वालिटेटिव रिसर्च में पॉसिबल है और वो लेटर क्रॉस केस एनालिसिस में रिजल्ट करेगी। तो उसका करेक्ट आंसर था यूनिक केस ओरिएंटेशन, ठीक है। सो यूनिक केस ओरिएंटेशन क्वालिटेटिव रिसर्च में पॉसिबल है, यही क्रॉस केस एनालिसिस बन जाते हैं लेटर ऑन। क्योंकि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ना, एक तो वो ना जो यूनिक केसेस होते हैं, मतलब जो केसेस रेयर होंगे वो बारी बारी नहीं होंगे, उनकी इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन अलाउ करता है। मतलब हमने अगर कोई चीज उठा ली है, हमने अगर कोई केस उठा लिया है, हम उसकी गहराई तक जा सकते हैं। ये चीज अकेले क्वालिटेटिव रिसर्च में पॉसिबल है। जो आगे चल के अगर आप एक चीज को डिटेल में गहराई में कर रहे हो तो वो आगे चल के कंट्रीब्यूट करेगा एक ब्रॉडर क्रॉस केस एनालिसिस में और उससे आप थ्योरी डेवलप कर पाओगे। मतलब देखो जब भी हमारी इकोनॉमिक्स में लगा लो, जैसे इकोनॉमिक्स में एग्जांपल है, उसके साथ स्टिक मत करना, जैसे हम हर डिसिप्लिन में ना कहीं थ्योरीज होती हैं, सेम तरीके से ना इकोनॉमिक्स में भी जैसे थ्योरीज होती हैं, मतलब हर डिसिप्लिन में भी होगी। वो थ्योरीज ना ऐसे नहीं बनती, वो एक यूनिक केसेस पे बनती है। जैसे कई बार किसी इंडस्ट्री को स्टडी किया गया बहुत 5-10 साल के लिए, कई बार किसी बंदे को स्टडी किया गया, कोई एनिमल को स्टडी किया गया, यानी जब वो आप यूनिक केसेस की इतनी गहराई में चल जाते हो ना, वो थ्योरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो पहले आप एक फाइंडिंग दोगे यूनिक केस की, उसको फिर क्रॉस केस एनालिसिस किए जाते हैं, उस पर क्रिटिसिज्म होता है, कई बार कंस्ट्रक्टिव होता है, कई बार डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, और फिर वो एंड में जाके थ्योरी में तब्दील हो जाती है और वही थ्योरीज अब हम पढ़ते हैं। समझ आ गया? नेक्स्ट आता है डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी इज द हॉलमार्क ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च एज इट ओपन टू सिचुएशनल चेंजेस। ये असर्शन रीजन में आया था।
वो पूछ रहे थे कि जो डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या क्वालिटेटिव रिसर्च का हॉलमार्क है, उसकी स्टैम्प है, एज इट इज ओपन टू सिचुएशनल चेंज, क्योंकि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज करेगा। क्या ये चीजें पॉसिबल है? मतलब डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं उसका हॉलमार्क। सो देखो, जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है उसको जाना इसीलिए जाता है क्योंकि उसमें उसकी जो नेचर है ना वो फ्लेक्सिबल है और अडेप्टिव है। आप क्वालिटेटिव रिसर्च में स्टडी करते हो, ऑब्जर्व करते हो ह्यूमन बींग्स को, लिविंग बींग्स को, उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, आप एक इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रहे हो, मतलब डाटा कलेक्शन के लिए, पहले आपने एक बंदा उठाया, वो आपको जब आपने इंटरव्यू स्टार्ट की ना, आपको जस्ट लगा कि वो ना जस्ट 30 to 40% इंफॉर्मेशन दे सकता है। आप उस इंटरव्यू में 2 बंदे और ऐड कर सकते हो। ये सब्जेक्ट मतलब उसकी नेचर फ्लेक्सिबल है, वो स्ट्रिक्ट नेचर का नहीं है। मतलब उसमें आप अकॉर्डिंग टू जैसे काम चल रहा है ना, उसकी नेचर जैसे उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सकते हो। यानी इन शॉर्ट ये चीज रिसर्चर को अलाउ करती है कि जो उनका मतलब जो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट या इमर्जिंग साइट्स हैं जो रिसर्च प्रोसेस में आ रही हैं, उनके रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। देखो, रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। जब भी हम एक चीज को करते हैं ना, कई बार कई चीजें आपको एडवांस में नहीं पता होता, कई चीजें ऑन द स्पॉट इमर्ज होती हैं, वो इमर्जिंग इनसाइट्स होती हैं। अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो तो आप ऐसी इमर्जिंग इनसाइट्स को रिस्पॉन्ड अच्छे से कर पाओगे। ये चीज तभी पॉसिबल है क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च की जो नेचर है ना वो फ्लेक्सिबल है, वो स्ट्रिक्ट नहीं है, उसको चेंज किया जा सकता है। बट यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई होती है, अगर आपने चेंज करना है तो वो चेंज ना पॉजिटिव वे में करना होगा। ठीक है, सो समझ आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आता है एक और थी स्टेटमेंट आई थी, qualitative research is often employed when the researcher wants to understand the world view, perspectives and interpretations of participants in a social group। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। वो कहते थे क्वालिटेटिव रिसर्च को तभी यूज किया जाता है रिसर्चर्स के द्वारा जब उन्होंने ना वर्ल्ड व्यू लेनी हो। मतलब एक जो डाटा वो ले रहे हैं ना, वो पूरे सोशल कॉन्टेक्स्ट में लेना है। मतलब पूरे हाई लेवल पे जो कि वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करेगा, उनके हर एक नजरिया उनके रिसर्च में आएगा। हर चीज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं सोशल ग्रुप्स के, उनकी इंटरप्रिटेशंस लेनी है। सो ये चीज ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट थी, क्योंकि जो क्वालिटेटिव मेथड्स है ना वो आपको पता ही है। आप किसी के भी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को उठा लो, देखो हर बंदा है उसके अपने एक्सपीरियंसेस होंगे क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ है, एक्सपीरियंस उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग होंगे। ये क्वालिटेटिव मेथड्स ना उसको इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन अलाउ करते हैं। मतलब समुंदर की गहराई में जाके चीजें निकालना, वो चीज है क्वालिटेटिव रिसर्च। आपने एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस उठा लिया, आप उसकी गहराई में जाके एक्सप्लोर कर रहे हो, उसको समझ रहे हो, दिमाग में बिठा रहे हो, यानी आप इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स को मीनिंग्स दे सकते हो। मतलब इन शॉर्ट इंडिविजुअल के बिहेवियर को मीनिंग मिल जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट एक और आता है, quantitative research does not necessarily become easier if there is little prior literature on a topic। जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो इतना इजी नहीं बनता अगर हमारे पास लिटिल प्रायर लिटरेचर है उस टॉपिक पे। देखो, इन फैक्ट ये चीज इट में प्रेजेंट चैलेंजेस एज देयर इज लैक ऑफ एस्टैब्लिश्ड फ्रेमवर्क्स, मेजर्स और थ्योरीज टू गाइड द रिसर्च। जो ये चीज है, फायदा तो दूर की बात है, ये ना आपको चैलेंजेस पोज कर सकती है, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में माइट भी आपके पास फ्रेमवर्क्स नहीं होंगे। मतलब आपके पास बाउंड्रीज नहीं होगी जो आपको गाइड करेंगी, मेजर्स नहीं होगी चीजों को नापने के लिए, थ्योरीज नहीं होगी जो आपके रिसर्च को गाइड करेगी। सो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो ज्यादा सुटेबल होता है इन केसेस के लिए। मतलब ऐसा अगर कोई केस है, मतलब इन शॉर्ट अगर कोई ऐसा केस है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, मतलब आपके पास चीजों को नापने के लिए वो कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, मतलब इवन आपका जो एक्सपीरियंसेस है वो सब्जेक्टिव है, ठीक है, और जो आपका थ्योरी चाहिए थे वो भी नहीं है, तो उसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च कोई काम नहीं करेगा, उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च काम आएगा। क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस पे चलता है, उसको इंस्ट्रूमेंट्स नहीं चाहिए, उसने तो डाटा मतलब नॉन न्यूमेरिकल डाटा नापना है, वो तो इजीली नापा जा सकता है। यानी आप न्यू इनसाइट्स अच्छे से एक्सप्लोर और जनरेट कर सकते हो। ठीक है, आगे ना असर्शन रीजन आया था क्वेश्चन, वो भी कर लेते हैं। असर्शन में क्या कहा गया था
Actual settings are the direct source of data and the researcher is the key instrument in qualitative research. यानी जो एक्चुअल सेटिंग्स होती है, मतलब जहां पे असलियत में चीजें हो रही है, वो डायरेक्ट सोर्स है डाटा का, और जो रिसर्चर है ना, वो क्वालिटेटिव रिसर्च का मेन इंस्ट्रूमेंट है। की इंस्ट्रूमेंट मतलब मेन इंस्ट्रूमेंट। अब जो ये असर्शन थी बिल्कुल ट्रू थी। उन्होंने, आपको पता ही है, आपने यूजीसी के मॉक टेस्ट आप देखते हो, उसमें ना क्वेश्चंस आते हैं असर्शन रीजन की फॉर्म में, यानी उसमें आपको आंसर्स में क्या दिया होता है कि लाइक असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, या दोनों करेक्ट है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, उनमें से चूज करना था। ये उसका क्वेश्चन था। मैंने आपको असर्शन बताती, देखो ये करेक्ट थी। अब जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ना, इसमें हमेशा ज्यादातर, क्या हमेशा नहीं कह सकते, ज्यादातर ना डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। मतलब हमने समझा ही, देखो ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और पर्सनल एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व करना, ये मेन चीजें हैं हम क्वालिटेटिव रिसर्च की। सो क्वालिटेटिव रिसर्च में हमेशा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। मतलब जिन बंदों से आपने डाटा लेना है, आप उनको डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हो, उनकी इंटरव्यूज लेते हो, उनकी एक्चुअल सेटिंग में आप जाते हो, आप अपने आप को इमर्स करते हो, और कॉन्टेक्स्ट में जो, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में आप अपने आप को इन्वॉल्व करोगे जिसमें हमने स्टडी करना। मतलब इन द शॉर्ट एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अगर आप रिसर्चर हो, आपने 20 बंदों को ऑब्जर्व करते हैं, आप उनको अपनी जगह पे नहीं बुलाओगे, आप उनकी जगह में जाके इमर्स होगे, यानी आप उनकी एक्चुअल सेटिंग में जाके उनको ऑब्जर्व करोगे। ये चीज मैं कहना चाहता हूं। सो रिसर्चर इसमें, देखो अब रिसर्चर ने उनकी जगह में जाना है, सो वो एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा, क्योंकि वो एक की इंस्ट्रूमेंट है डाटा कलेक्शन में और उसको इंटरप्रेट करने में। अगर रिसर्चर वहां पे जाएगा तभी तो डाटा अच्छे से कलेक्ट होगा। जितना सॉलिड ऑब्जर्वेशन के थ्रू डाटा कलेक्ट होगा, उतने ही अच्छे उसके एनालिसिस, उसकी इंटरप्रिटेशंस होंगी। ठीक है। रीजन क्या दिया था उन्होंने? The purpose underlying qualitative research is relatively more directed at depiction of reality than arriving at context-free generalizations. बहुत सिंपल कह रहे हैं वो कह रहे हैं जो पर्पस है, मतलब जो क्वालिटेटिव रिसर्च का अंडरलाइंग पर्पस है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च हम कैरी आउट करते हो, वो ज्यादा रिलेटिवली, पता है कहां की, उसकी डायरेक्शन किस साइड पे होती है, उससे रियलिटी को बताना है। मतलब उसने रियलिटी को डिपिक्ट करना है, उसको कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। उसने जनरलाइज नहीं करनी चीजें, उसने रियलिटी को डिपिक्ट करना है। ये जो एक्सप्लेनेशन दी गई थी ना, ये बिल्कुल, अगर हम इसको इंडिविजुअल एज अ स्टेटमेंट देखें तब भी ठीक थी, और ये असर्शन की भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन थी। क्योंकि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसका मुद्दा ये है, उसका काम ये है कि वो आपको समझाएगा जो सोशल फिनोमिनास और कॉन्टेक्स्ट रियल लाइफ में चल रही है ना, उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो उनको क्लियरली आपको बताएगा, आपको समझाएगा वो चल कैसे रही है, उनमें पैटर्न्स क्या हैं, यानी वो उनको सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा। यानी इन शॉर्ट क्वालिटेटिव रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन से कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बिल्कुल लाइव सेशन चल रहा है, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो लाइव आपके डाउट्स आपके साथ क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं हमारे मिक्स्ड मेथड्स क्या है रिसर्च की। ठीक है, अब जो मिक्स्ड मेथड्स है रिसर्च के, ये कंबाइन करता है, ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी, जो इंटीग्रेशन का हमने टॉपिक किया था। देखो जो मिक्स्ड मेथड है रिसर्च के, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोचेस को कंबाइन कर देंगे एक सिंगल स्टडी में। मतलब दोनों चीजें साइमल्टेनियसली यूज की जाएंगी। यानी इसमें आप अब देखो, क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिकल और क्वालिटेटिव में नॉन न्यूमेरिकल, यानी दोनों तरीके का डाटा कलेक्ट किया जाएगा, उसको एनालाइज किया जाएगा, और वो चीज ना हमें कॉम्प्रिहेंसिव, हर नजरिए से, हर पर्सपेक्टिव से पूरी चीजें बताएगी। क्योंकि दोनों तरीके का डाटा आएगा, मतलब कोई भी चीज छूटेगी नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है एक्शन रिसर्च। अब जो एक्शन रिसर्च है, इसको कंडक्ट किया जाता है कोलैबोरेशन में विद प्रैक्टिशनर्स और स्टेक होल्डर्स। मतलब यानी जो बंदे प्रैक्टिशनर्स हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका किसी ना किसी वे में इंटरेस्ट है, एक्शन रिसर्च को आप उनके साथ इंटेग्रेट और कोलैबोरेट, यानी उनके साथ जुड़ के कंडक्ट करते हो। अब ये चीज इसीलिए की जाती है क्योंकि इससे हम आइडेंटिफाई और एड्रेस कर पाएंगे स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को, जो रियल वर्ल्ड सेटिंग में आ रहे हैं। मतलब देखो, अगर आप सोसाइटी की हेल्प करना चाह रहे हो, एक आपने ऑफिस में बैठ के रिसर्च कर लिया, एक वहां पे एरिया, मतलब जिस एरिया की या पूरी सोसाइटी की आप हेल्प करना चाह रहे हो, आपने उन बंदों में जाके उनको इन्वॉल्व करके किया, वो एक्शन रिसर्च होगा। इससे
आपको प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से पता चल जाएंगी, इजिली वो आइडेंटिफाई हो जाएंगी, इजिली आप उनको एड्रेस कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी एम क्या हुआ कि आप प्रैक्टिकल चेंजेस और इंप्रूवमेंट्स लाना चाहते हो रियल वर्ल्ड जो सेटिंग्स है उसमें। मतलब रिसर्च करने का कारण ये है कि चेंजेस लाई जा सके, इंप्रूवमेंट्स लाई जा सके, नई चीजों को अडेप्ट किया जा सके। अब ये चीजें पॉसिबल किसके थ्रू है, मतलब आप इंप्रूवमेंट्स और चेंजेस जो प्रैक्टिकल चेंजेस ला रहे हो वो पॉसिबल है थ्रू, चाहे आप रिसर्च के साइकिल्स कंडक्ट कर लो, एक्शन कर लो या रिफ्लेक्शन कर लो, कोई भी चीज आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रिसर्च आता है वो आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, इसको स्टार्ट करते हैं। देखो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इसमें आप ना वेरिएबल्स की मैनिपुलेशन करते हो। वेरिएबल्स की मैनिपुलेशन से आपको कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स पता चलेगी। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स यानी सिंपल, अगर आप एक चीज को ऐसे करोगे उसके होने से दूसरी चीज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसे कॉज इफेक्ट कहते हो। यानी एक कॉज क्या इफेक्ट डालेगा दूसरे पे। यानी इन शॉर्ट में जो आपके देखो दो वेरिएबल्स होते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, उनको मैनिपुलेट किया जाता है, उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है, उनमें चेंजेस लाए जाते हैं जो आप कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को एग्जामिन कर पाओ। इसको ना कंट्रोल्ड कंडीशंस में यूज किया जाता है खास करके। मतलब जो आप इन्वायरमेंट होगी जिसमें आप मैनिपुलेशन करोगे, जो उसकी कंडीशंस होंगे वो आपके कंट्रोल में, उनको आप चेंज कर सकते हो। रैंडम असाइनमेंट कर दो, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स को यूज किया जाता है, यानी एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो बंदे रेडी हैं उनको यूज करके आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो और कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर दिया जाता है। मतलब फाइंडिंग्स जो निकलेंगी उससे आपको पता चल जाएगा, उसको इंटरप्रेट करके आपको पता चल जाएगा कंक्लूजन्स क्या निकल रही हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि असर्शन रीजन आई थी, इसमें एक असर्शन रीजन को करते हैं। उन्होंने क्या कहा था असर्शन में, इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द अफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एग्जामिन्ड ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हो, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो उसका अफेक्ट है, जो उसका इफेक्ट जब डिपेंडेंट वेरिएबल में पड़ता है उसको एग्जामिन किया जाता है। ये असर्शन का कहना था। रीजन क्या कह रहा था, कैजुअल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड ओनली बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड। अगर आपके पास दो वेरिएबल्स है, आप उनमें कैजुअल रिलेशन बिठाना चाहते हो तो वो आप एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू बिठा सकते हो। अब इसको देखते हैं। देखो जो असर्शन थी वो तो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो रिसर्चर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही मैनिपुलेट करता है, उसमें ही चेंजेस लाता है, और जब उसमें चेंजेस आएंगे, उस चेंजेस आने के कारण जो आगे डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आएंगे, जो उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ेगा उसको ही स्टडी किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट था। अब जो इसका रीजन था वो भी करेक्ट था, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो एक आपको कंट्रोल सेटिंग प्रोवाइड करता है, अगर आपकी कंट्रोल सेटिंग आपके पास होगी तभी आप कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स को स्टडी कर पाओगे, ठीक है। ये तो ठीक थी, यानी दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली बिल्कुल ठीक है, बट जो रीजन था ना वो असर्शन को डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, क्योंकि ये सिर्फ इतनी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो मतलब जो रीजन है बस वो इतना बता रहा है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड की एक और इंपॉर्टेंस है, दैट्स इट, कि वो कैजुअल रिलेशनशिप बना सकता है, बट असर्शन के साथ इसका कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं था। समझ गए। अब इसके अंदर एक टॉपिक आया था कंपेंसेटरी राइवलरी का, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। देखो कंपेंसेटरी राइवलरी एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पता है कि दे आर इन कंट्रोल ग्रुप ऑफ एन एक्सपेरिमेंट में वर्क हार्डर और एक्सर्ट मोर एफर्ट टू एक्सेल अगेंस्ट द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। मतलब कंपेंसेटरी राइवलरी सिंपल भाषा में बताता हूं। देखो ये फिनोमिना है जो इसमें ना जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जिनको आप स्टडी कर रहे हो, उनको पता है कि वो कंट्रोल ग्रुप ऑफ एन एक्सपेरिमेंट में है। मतलब वो जो आपका एक्सपेरिमेंट जो आप कंडक्ट कर रहे हो, जो उसका कंट्रोल ग्रुप है, उसमें वो आते हैं, वो कई बार ज्यादा काम करेंगे, हार्डर वर्क करेंगे, वो ज्यादा एफर्ट्स एक्सर्ट करेंगे अपनी तरफ से, ताकि जो वो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसके अगेंस्ट वो अपने आप को ज्यादा अच्छा शो कर पाए, अपनी परफॉर्मेंस को ज्यादा अच्छा शो कर पाए। ये तब अक्कर होता है जब पार्टिसिपेंट जो होते हैं ना वो ट्राई करते हैं कंपेंसेट करने के लिए फॉर नॉट रिसीविंग द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट बाय पुटिंग इन एक्स्ट्रा एफर्ट टू प्रूव देमसेल्फ। समझ रहे हो? नहीं समझे? ध्यान से समझो। सपोज करो एक ऑफिस है, ठीक है, मतलब ऑफिस में 50 एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने उन पे एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है।
50 एम्प्लॉयज में से जो बोर्ड है मैनेजमेंट है उसने क्या किया, उसने बीच में से 20 बंदे रैंडमली चूज कर लिए, मगर कितने बचे? 30 को ऐसा लगा होगा ना कि हम पे क्यों नहीं किया, उन पे कर लिया, उनमें कुछ ज्यादा खास बात है, यानी वो 30 में ना कुछ ना कोई फीलिंग आई होगी। अब जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है, 20 बंदों ने तो परफॉर्मेंस देनी थी जो देनी थी। अब जो 30 बंदे नए चूज हुए ना, वो ज्यादा अपने एफर्ट्स डालेंगे, अपने आप को इतना हार्डर वर्क करेंगे ना, वो अपने आप को ज्यादा बढ़िया दिखाएंगे कंट्रोल ग्रुप से। मतलब जो ऑपोजिट बंदे चूज किए गए, मतलब वो इन शॉर्ट वो सीधा एहसास दिलाएंगे कि आपने क्यों नहीं हमें चूज किया, हम इनसे ज्यादा बेटर है। ये कंपेंसेटरी राइवलरी होती है, ठीक है, समझ गई। अब एट्थ हमारे पास आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेन एम क्या है? डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करना या डॉक्यूमेंट करना कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर या पैटर्न्स। डिस्क्रिप्टिव सिंपल ही चीज है, जो ये रिसर्च है ये पूरी डिटेल में डिस्क्राइब करता है, चीजों को डॉक्यूमेंट करता है डिटेल में, चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, किसी के फीचर्स हो गए, या बिहेवियर हो गया, या कोई एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन है उसके पैटर्न्स हो गए, कोई फिनोमिना हो गया या कोई इवेंट। मतलब कोई भी चीज को जब आप डिस्क्राइब करना चाहते हो तो वहां पे आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यूज कर सकते हो। मतलब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं स्टैब्लिश करता, बट ये तो जस्ट एक सिंपल है डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, स्नैपशॉट देता है एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। मतलब जिस चीज को आपने उठा लिया, जो उसका कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट में वो आपको चीजों को डिस्क्राइब कर लेगा, उसका और कोई लेना देना नहीं है, कोई कैजुअल रिलेशनशिप का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक ना जो लिस्ट चाहिए थे वो क्या थी, उनको पेपर में मैचिंग के क्वेश्चन में आए थे। देखो इनको हम बाद में डिटेल में करेंगे, बस एक बार लिस्ट समझ लो। जो आइसोमॉर्फिज्म होता है ना, वो सिमिलरिटी ऑफ स्ट्रक्चर होता है, यानी इसके साथ मैच खाता है। आइसोमॉर्फिज्म इज इक्वल टू सिमिलरिटी ऑफ स्ट्रक्चर। जो ट्रायंगुलेशन है, इसको दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स के लिए यूज किया जाता है। इन चीजों को हम डिटेल में टाइम आने पे सही जगह पे इनको डिटेल में करेंगे। जो प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी है, ये वो प्रिमाइस है जो सिंपलेस्ट मेथड है दैट इज मोस्ट प्रेफरेबल। मतलब प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी सिंपल ये कहता है, बड़ी सिंपल चीज है, वो क्या कहता है कि जो इजीएस्ट मेथड है उसको ही प्रेफर किया जाना चाहिए। जो पैरामीटर है ये प्रॉपर्टी ऑफ पॉपुलेशन की, ठीक है, ये समझ लो, ये हम डिटेल में भी करेंगे, ठीक है। आगे आते हैं साइंटिफिक अप्रोच इन, जो आपकी सोशल साइंस रिसर्च की साइंटिफिक अप्रोच है उसको स्टडी करेंगे। देखो जो साइंटिफिक अप्रोच है सोशल साइंस रिसर्च में, उसमें ना अलग अलग चीजें आती हैं। नंबर 1 आता है द फैक्टर ऑफ कोवेरिएशन, यानी इसमें रिलेशनशिप और पैटर्न्स जो वेरिएशंस में आ रहे हैं उनको एग्जामिन किया जाता है। अब जो ये आपकी रिलेशनशिप होगी, मतलब रिलेशनशिप मतलब दो चीजें तो जरूर होंगी, यानी ये डिफरेंट वेरिएबल्स में होगी। अब ये वो वेरिएबल्स होंगे जो आपको साइंटिफिक इंक्वायरी करने के लिए बड़े नेसेसरी है, यानी इन वेरिएबल्स अगर ये आपके पास नहीं होंगे ना, आप रिसर्च कैरी आउट कर ही नहीं सकते। सो इन जो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप आपस में बन रही है, जो पैटर्न्स ऊपर नीचे के इनके बन रहे हैं, जो वेरिएशंस आ रही हैं इनमें, उनको एग्जामिन करना, दैट इज द फैक्टर ऑफ कोवेरिएशन। नेक्स्ट आता है टाइम ऑर्डर। इसमें आप एक इस्टेब्लिश करते हो एक टेम्पोरल सीक्वेंस वेरिएबल्स के बीच में, मतलब टेम्पररी तौर पे, मतलब परमानेंट नहीं है, टेम्पररी तौर पे जो सीक्वेंस आ रहा है वेरिएबल्स के बीच में, ये आपको हेल्प करेगा कैजुअलिटी और डायरेक्शन जो इन्फ्लुएंस के ना उसको स्टडी करने में। मतलब क्या उनकी कैजुअल रिलेशनशिप्स है, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस कर रही है, टाइम ऑर्डर आपको ये चीजें बताएगा। नेक्स्ट आते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ थ्योराइजेशन। जो सोशल साइंस रिसर्च है ना, उसको अलाउ करना पड़ेगा डेवलपमेंट और रिफाइनमेंट थ्योरीज की, ताकि जो हम किसी फिनोमिना को अच्छे से एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड एक्सप्लेन कर पाए, उसको समझ पाए। मतलब सोशल साइंस रिसर्च वो अलाउ करता है, यानी जो थ्योरीज आपकी ऑलरेडी बनी हुई हैं या जो बनने में कदार पे हैं, आप उनको और डेवलप कर सकते हो, उनको रिफाइन कर सकते हो, तभी फिनोमिना की क्लैरिफिकेशन मिल पाएगी, ठीक है। अब आगे आते हैं सोशल साइंस रिसर्च के पैराडिगम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आगे वैसे ना माइंड मुझे लगता है इसको और डिटेल में भी मैं करवाऊंगा, क्योंकि ये पैराडिगम्स ना यहाँ पे खत्म नहीं होंगे। ये सोशल साइंस रिसर्च के पैराडिगम, हाँ डिटेल में करेंगे आगे हम, ठीक है। ये एक ओवरव्यू है, इसमें एक बार कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आता है पॉजिटिविज्म। जो पॉजिटिविज्म है ना, वो
इस एक ही चीज को एम्फसाइज करता है कि आप साइंटिफिक मेथड या ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन के यूज करो, उनको यूज करके सोशल फिनोमिना को स्टडी करो। मतलब अगर आपने सोशल फिनोमिना सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को समझना है ना, उसको सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा, साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू करना पड़ेगा, डिफाइंड प्रोसेसेस के थ्रू करो, ठीक है। इंटरप्रेटिज्म क्या कहता है, जो इंटरप्रेटिविज्म है उसका मेन फोकस है कि आप जो सोशल फिनोमिना है ना उसको समझो, उसको डिटेल में समझो, उसको इंटरप्रेट करो। अब ये करना किस चीजों के थ्रू है, सब्जेक्टिव मीनिंग दो, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट स्टडी करो, इंडिविजुअल्स के एक्सपीरियंसेस करो। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट मतलब जिस सोसाइटी में जो सोशल फिनोमिना आप कर रहे हो उसका जो बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड है उसको स्टडी करो। हर बंदा जो उसका पार्टिसिपेंट बन रहा है आपका, जो उसके इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस है उनको स्टडी करो। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल। जो क्रिटिकल पैराडिगम है वो एग्जामिन करता है पावर स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, अगर सोसाइटी में इनइक्वालिटीज हैं, मतलब सोशल इनइक्वालिटीज हैं, वो कैसे हैं। जो आपकी डोमिनेंट आइडियोलॉजीज हैं उनके जो चैलेंजेस हैं उनको अच्छे से सीखो, तभी अगर आप इन सारी चीजों को समझोगे तभी सोसाइटी में चेंज ला पाओगे। यानी अगर आपको पावर किस बंदे के पास है, पावर स्ट्रक्चर से नहीं पता चले, मतलब सोसाइटी में ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कौन है, इनइक्वालिटीज क्यों हुई हैं, भेदभाव क्यों हुआ है, डोमिनेंट आइडियोलॉजीज के चैलेंजेस क्यों ओरिजिनेट हुए हैं, अगर ये चीजें ही नहीं समझ आई तो आप सोशल चेंज नहीं ला पाओगे। नेक्स्ट आता है फेमिनिस्ट। जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है ना, ये एनालाइज करता है सोशल फिनोमिना को थ्रू लेंस ऑफ जेंडर। अब जेंडर को बेस बना के, प्रीमाइस बना के आप सोशल फिनोमिना को स्टडी करोगे। मतलब जेंडर इक्वालिटी, वुमेन राइट्स कहाँ पे है, कहाँ नहीं है, कैसी सोसाइटी इक्वालिटी पे चल रही है, सोसाइटी इक्वालिटी पे नहीं चल रही, ये सारी चीजों को आप जेंडर की आंख से देखते हो, यानी जेंडर के नजरिए से देखते हो। सो ये होती है फेमिनिस्ट व्यू, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी टाइप्स ऑफ रिसर्च कंप्लीट होती है। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगला टॉपिक भी स्टार्ट कर ही देते हैं, जस्ट एक पेज ही रह गया, बाकी फिर सेशन वाइंड अप कर देंगे। अब हम करने जा रहे हैं रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, जो रिसर्च स्टडीज कंडक्ट की जाती है थ्रू डिफरेंट अलग अलग मेथड जो यूज किए जाते हैं ना, इनकी ना जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कुछ, जो इनको डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ इंक्वायरी। ये तो एक बात मैंने आपको स्टार्टिंग से बताई थी, एक नॉर्मल इंक्वायरी होती है, एक रिसर्च होता है। ऑल्दो रिसर्च है एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी, बट इनकी कुछ ऐसी रिसर्च की कुछ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसे एक नॉर्मल इंक्वायरी से डिफरेंशिएट करते हैं, उनको अब स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो आती है वो आता है सिस्टमेटिक इंक्वायरी। देखो, रिसर्च जब किया जाएगा, रिसर्च का वर्ड ही बड़ा भारी भरकम है, बहुत चीजें इसमें आ जाती हैं। जब भी रिसर्च किया जाएगा उसमें एक सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा। मतलब मुंह उठा के आप अगर घर से तो चल पड़े तो रिसर्च नहीं होगा। उसके लिए पहले आपको बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग करने के बाद डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, उस डाटा के अलग अलग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करके एनालिसिस करने पड़ेंगे, इंटरप्रिटेशंस करने पड़ेंगे। मतलब ये सारी चीजें एक सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड वे में की जाएंगी, तब ही रिसर्च होगा, ठीक है। यानी आपको रिगोरस स्टैंडर्ड्स के साथ मीट करना पड़ेगा। मतलब देखो, हर चीज के स्टैंडर्ड्स हैं, सो रिसर्च के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मीट करना पड़ेगा। और जो मेथडोलॉजीज बनी है, जो मेथड्स ऑलरेडी बने हुए हैं, उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करके ही रिसर्च कैरी आउट किया जा सकता है। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थी। सेकेंड आती है ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शियलिटी। अब जो रिसर्च है उसका मेन सीधा सीधा मुद्दा यही है, उसने हमेशा रिसर्च को ऑब्जेक्टिव और इम्पार्शियल ही रहना है। मतलब ना तो वो भेदभाव करेगा, रिसर्च बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, पूरी खुली किताब की तरह। कोई भी बंदा उस रिसर्च को कहीं किसी मर्जी पॉइंट से उठा के स्टडी कर सकता है, उसमें कोई भी भेदभाव की या पार्शियलिटी की चीज नहीं होनी चाहिए। इससे ये इंश्योर होता है कि जो रिसर्चर के बायसेस हैं या जो उसके पर्सनल ओपिनियंस है वो रिसर्च की फाइंडिंग्स को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। रिसर्च एक इतनी सिस्टमेटिक चीज है, मतलब चीजें ऐसे फ्रेमवर्क की गई हैं, ऐसे मतलब बाउंड्रीज डेवलप की गई हैं कि जो बंदा रिसर्च कर भी रहा है ना, वो चाहते हुए भी उसमें मतलब हेरफेर ना करे, मतलब वो अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंग चीजों को ना दर्शाए, ठीक है। सो इसमें जो डाटा कलेक्शन और एनालिसिस टेक्निक्स है ना, वो ऐसे बनाई गई हैं, उनका यूज इतना रिगोरस किया जाता है कि वो बायस मिनिमाइज हो जाए, मतलब भेदभाव हो ही ना पाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपेरिकल एविडेंस। अब जो रिसर्च है उसकी देखो, जैसे अकाउंट्स है, अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शन एक वाउचर के बेसिस पे, मतलब एक एविडेंस, फिजिकल एविडेंस होगा तभी रिकॉर्ड की जाती है। सेम तरीके से रिसर्च भी इंपेरिकल एविडेंस पे
रिलाई करता है। मतलब अगर आपके पास कोई इंपेरिकल एविडेंस होगा तभी रिसर्च हो पाए। जैसे ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हो, मेजरमेंट्स कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो, हर चीज का एक वैलिड आपके पास एविडेंस तो होगा ही होगा, तभी रिसर्च किया जाता है। यानी इसका काम क्या है, ये एम्फसाइज करता है कि डाटा का यूज करो, वो डाटा आपके क्लेम्स को सपोर्ट करेगा, जो आपने फाइंडिंग्स दिया वो आपकी उसको सपोर्ट करेगा। कंक्लूजन्स ड्रॉ करो, अपनी नॉलेज को कंट्रीब्यूट करो, ठीक है। अब इसके अंदर 4 मेन चीजें आती हैं, एम्पेरिसिज्म, इंडिकेटर, डिडक्शन और एबडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एम्पेरिसिज्म का मतलब है कि जो जनरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ रियलिटी दैट सजेस्ट दैट ओनली नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंस एंड द सेंसेस इज एक्सेप्टेबल। एम्पेरिसिज्म बड़ा सिंपल चीज है, वो ये कहता है कि जब आप रियलिटी को स्टडी करते हो, जो आपके रियल सेटिंग्स है, जो रियल लाइफ सिचुएशंस है, जब उनको स्टडी किया जाएगा, उसकी जनरल अप्रोच वो सिंपल है, वो यही सजेस्ट करती है कि जो नॉलेज आपको एक्सपीरियंसेस या सेंसेस के थ्रू मिली है, मतलब जो आंखों देखी कानों सुनी है या जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया, वो ही एक्सेप्टेबल है। कहीं सुनी चीजें यहाँ पे अप्लाई नहीं करती एम्पेरिसिज्म में। नेक्स्ट आता है इंडिकेटर। ये एक मेजर है जो इंप्लॉय की जाती है टू रेफर टू अ कॉन्सेप्ट व्हेन नो डायरेक्ट मेजर इज अवेलेबल। देखो कई बार कई चीजों को नोट डाउन करने की कोई डायरेक्ट मेजर नहीं होती, यानी इंडिकेटर एक ऐसे मेजर है जिसको इंप्लॉय किया जाता है जब किसी कॉन्सेप्ट की जो डायरेक्ट मेजर नहीं है उसको रेफर करने के लिए, रेफरेंस देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिडक्शन। ये एक अप्रोच है, यानी अप्रोच टू द रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च इन द लेटर इज कंडक्टेड विद रेफरेंस टू हाइपोथेसिस एंड आइडियाज इन्फर्ड फ्रॉम द फॉर्मर। बहुत सिंपल चीज है। डिडक्शन मतलब बहुत ज्यादा से आप रिड्यूस कर करके आ रहे हो, मतलब पहले जनरलाइजेशन हुई होंगी, जनरलाइजेशन को आप डिड्यूस करते 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 थ्योरी पे आ गए, ये डिडक्शन होती है। नेक्स्ट आता है एबडक्शन। ये एक रीजनिंग की फॉर्म है जो जिसकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइम्स है इंडक्शन के साथ। दैट ग्राउंड सोशल साइंटिफिक अकाउंट्स ऑफ द सोशल वर्ल्ड इन द पर्सपेक्टिव्स एंड मीनिंग्स ऑफ पार्टिसिपेंट इन दिस सोशल वर्ल्ड। एबडक्शन का सिंपल लेना देना इंडक्शन के साथ। इंडक्शन में पहले आप थ्योरी टू जनरलाइजेशन चाहते हो, छोटी चीज को स्टडी करके उसको वाइड करते जाते हो करते जाते हो और एंड में जनरलाइज कर देते हो। सो सेम चीज है एबडक्शन में। एबडक्शन इंडक्शन के साथ रिलेटेड है। इसमें जो आपके सोशल साइंटिफिक अकाउंट है, जो ग्राउंड्स हैं उसके, जो सोशल वर्ल्ड में जो उनके नजरिए हैं, जो मीनिंग आप पार्टिसिपेंट्स को दे रहे हो सोशल वर्ल्ड में, वो सारा कुछ स्टडी किया जाता है, ठीक है। समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आती है रिसर्च की, वो आती है रेप्लिकेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। देखो जो रिसर्च है उसका एम क्या है, एक तो उसको रेप्लिकेबल होना पड़ेगा। रेप्लिकेबल मतलब उसको अलाउ करना पड़ेगा कि दूसरे रिसर्चर को कि वो अपनी स्टडी को रिपीट कर पाए सेम मेथड्स और प्रोसीजर को यूज करके, ताकि जो अपनी फाइंडिंग्स को वैलिडेट किया जा सके। इजी वे में समझाता हूं। मान लो सपोज करो मैंने एक रिसर्च किया, मैंने बिल्कुल सिस्टमैटिक और साइंटिफिक वे में रिसर्च किया, मतलब जो मेथड बिल्कुल ऑब्जेक्टिव थे उनको यूज करके। अगर 10 साल बाद जो मैंने फाइंडिंग्स दी, अब अगर 10 साल बाद सेम टॉपिक पे सेम मेथड्स को हर चीज सेम यूज करके कोई और बंदा रिसर्च करेगा ना, उसकी फाइंडिंग्स भी सेम निकलेंगे। यानी रिसर्च रेप्लिकेबल होना चाहिए। सो इससे क्या होता है, इससे रिजल्ट्स जो मैंने रिसर्च के रिजल्ट्स दिए ना, वो एक तो रिलायबल रहेंगे लाइफ टाइम और कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, यानी जितनी मर्जी बड़ी अलग रिसर्च है सेम चीजों को उठा के रिसर्च कैरी आउट कर ले, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैलिडिटी एंड जनरलाइजेबिलिटी। देखो रिसर्च का एम है वैलिडिटी को अचीव करना, विथ जिसका क्या मतलब हुआ, द एक्सटेंट टू विच अ स्टडी एक्यूरेटली मेजर बट इट इंटेंड्स टू मेजर। यानी कि सिंपल चीज है, रिसर्च उतना ही वैलिड होगा, यानी जिस चीज उसने वही चीज मेजर की है जिस चीज को मेजर करने के लिए उसको किया गया था। मतलब जो चीज आप करना चाहते थे रिसर्च के थ्रू, जब आपने उसको सिस्टमेटिकली किया, उस वो ही चीज आपको रिजल्ट में मिली, तो रिसर्च तब वैलिड होगा, उस वो वैलिडिटी का ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेगा। यानी इन शॉर्ट वो जनरलाइज जो आपने रिसर्च की फाइंडिंग्स किया, अब आप उनको जनरलाइज कर सकते हो, मतलब पूरी पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हो, जिससे ब्रॉडर एप्लीकेशन आपको मिलेगी अदर कॉन्टेक्स्ट और पॉपुलेशंस में। मतलब सबसे पहले तो आपने एक सैंपल पे रिसर्च किया होगा, जब उसकी आपकी फाइंडिंग्स आ गई, जब वो हर पर्सपेक्टिव, हर नजरिए से, हर पहलू से बिल्कुल ठीक है, तब उसको पूरी सोसाइटी के लिए जनरलाइज किया जा सकता है। देखो अब हमने वैलिडिटी और जनरलाइजेबिलिटी का टॉपिक है, इसमें ना कुछ थ्रेड्स आते हैं जो इंटरनल वैलिडिटी ऑफ रिसर्च के साथ है। देखो जो इंटरनल वैलिडिटी है रेफर्स टू द एक्सटेंट टू व्हिच द रिजल्ट्स ऑफ स्टडी कैन बी एट्रिब्यूटेड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल रादर देन अदर फैक्टर।
मैंने आपको वैलिडिटी में क्या बताया था, यानी जिस चीज के लिए आपने रिसर्च किया वही जब आपको मिल गई तो रिसर्च वैलिड है। अब इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है, यानी जो आपके रिजल्ट्स हैं, जो आपने रिसर्च जिन चीजों के लिए किया था वो उसके जो स्टडी आपने की थी, जो वो स्टडी ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ एट्रीब्यूटेड है, यानी उसके यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज्यादा लेना देना है इन रिस्पेक्ट को जो अदर फैक्टर्स वो इतना नहीं उस पर इंपैक्ट डाल दे। ये होती है इंटरनल वैलिडिटी। अब कुछ थ्रेट्स हैं इंटरनल वैलिडिटी को जो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं किसी भी स्टेज में रिसर्च प्रोसेस की। देखो थ्रेट्स किसी चीज के मोहताज नहीं है, वो जब मर्जी किसी भी स्टेज जो रिसर्च प्रोसेस बीइंग स्टेजेस में प्रोसेस है किसी भी स्टेज में वो आ सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट से लेकर चाहे एट द लास्ट स्टेप एनालिसिस ऑफ डाटा में कोई भी स्टेज में ये आ सकते हैं। अब इन थ्रेट्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें डिफरेंशियल सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। देखो जब आप सब्जेक्ट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स और कंडीशंस आर नॉट इक्विवेलेंट और रैंडमली असाइंड, वो क्या कह रहे हैं, देखो जब आप सब्जेक्ट यानी टॉपिक चूज कर रहे हो जिसपे आप रिसर्च करना है या कोई फिनोमिना या कोई बंदा चूज कर रहे हो, वो जरूरी नहीं है कि मतलब वो तो हर अलग अलग डिफरेंट ग्रुप में से होगा ना, कि वो जरूरी नहीं है कि हर ग्रुप में ही इक्विवेलेंट कंडीशंस होंगी। कई बार आपको रैंडमली असाइन करना पड़ता है, इससे ना डिफरेंसेस आ सकते हैं आउटकम से। सो जिससे क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इसका कोई लेना देना नहीं है, बट जो डिफरेंसेस जनरेट हो गए ना वो कहीं ना कहीं जो आउटकम्स में बायस है वो लेके आएंगे। नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी, यानी जब आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं या सब्जेक्ट है जब उनका लॉस होगा ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ये चीज भी बायस या इंपैक्ट ला सकती है आपके रिजल्ट्स पे। मतलब मान लो अगर आप किसी 20 बंदों की, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, 20 बंदों का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब रिसर्च उन पे कर रहे हो, एक बंदे की एज 65 प्लस की, उसकी सडन डेथ होगी, अब 20 में से 19 बंदे रह गए। सो ये चीज बायस इंट्रोड्यूस कर सकती है और आपके रिजल्ट्स पे इंपैक्ट डाल सकती है। नेक्स्ट आता है इंटरेक्शन ऑफ सिलेक्शन एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो जब आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है और जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, जब इनमें इंटरेक्शन होगी ना, ये कंफाउंडिंग वेरिएबल्स क्रिएट करेगा जो रिजल्ट्स को अफेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरेक्शन ऑफ प्री टेस्टिंग एंड जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब आपकी अगेन जो आपका प्री टेस्टिंग प्रोसेस है, रिसर्च को टेस्ट करने के लिए ना एक प्री टेस्ट किया जाता है, जो उसका प्रोसेस है और जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जब ये भी आपस में इंटरेक्ट करेंगे तब भी कंफाउंडिंग वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, वो भी आपके रिजल्ट्स को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। लास्ट में आता है स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन। देखो स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन है ना, बेसिकली ये इट रेफर्स टू टेंडेंसी फॉर एक्सट्रीम स्कोर्स टू रिग्रेस टुवर्ड्स द मीन ओवर टाइम। जो आपके एंड वाले यानी जो आपका एक स्केल होता है ना, जो लेफ्ट और राइट का एंड होता है, जो एक्सट्रीम स्कोर्स है ना, जब वो रिग्रेस करेंगे आपके मीन की तरफ, जो आपके एवरेज आपके सेंटर मतलब एक्सट्रीम वाले पॉइंट्स आपके सेंटर के मीन के ऊपर आकर मंडराएंगे, रिग्रेस करेंगे, जो ये टेंडेंसी है इसे स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन का नाम दिया जाता है। यानी ये भी एक थ्रेट है इंटरनल वैलिडिटी को लेके। इफ पार्टिसिपेंट्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द एक्सट्रीम स्कोर, अगर आपने पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट ही इसी बेसिस पे किया, यानी जो उनके एक्सट्रीम स्कोर मतलब जो पूरे मतलब खाई के किनारे पे खड़े थे, जब आपने उनको सिलेक्ट किया तो आपके इंटरनल वैलिडिटी को थ्रेट होगा ही होगा। अब नेक्स्ट हमारी सेकेंड लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक आती है वो आती है एथिकल कंसिडरेशन की। देखो जो रिसर्च आपको कैरी आउट कर रहे हो वो सोसाइटी में सोशल कॉन्टेक्स्ट में है, तो आपको एथिकल प्रिंसिपल और गाइडलाइंस तो फॉलो करनी पड़ेगी ताकि जो आपके पार्टिसिपेंट्स है रिसर्च में आप उनकी वेलबींग और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाओ। ये चीज तो मेन चीज है। देखो अगर आपके रिसर्च में ह्यूमन बींग्स हैं तो उनकी भी तो अपनी राइट्स हैं, उनकी भी तो अपनी वेलबींग है, आपको उनको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। आपको एथिकली हर चीज को कंडक्ट करना पड़ेगा, आपको उनका इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना पड़ेगा। अगर आपके पास उनका कोई डाटा है तो उनको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा, उसको लीक नहीं करना। ये साथ के साथ ये चीजों को ध्यान में रखा, आपकी रिपोर्टिंग भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। सो ये सारी चीजें एथिकल कंसिडरेशंस में आ जाती हैं। और लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट आती है वो आता है कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज। अब जो रिसर्च है उसका एम है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है उसमें कंट्रीब्यूट करना है एक पर्टिकुलर फील्ड और डिसिप्लिन। इसीलिए तो आप रिसर्च कर रहे हो, यानी रिसर्च किया ही तब जाता है जब आपने न्यू इनसाइट्स लेनी है, आपने अपनी एग्जिस्टिंग बॉडी में जो आपके नॉलेज में गैप्स हैं उनको पूरा करना है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर फील्ड और डिसिप्लिन में भी हो। सो इसमें आपको एडवांस अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, जो आपके नॉलेज के गैप्स हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। सो ये थी लास्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक रिसर्च। सो यहाँ पे हमारा
पूरा टाइप्स ऑफ रिसर्च का और हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, क्विज़ेस भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं, क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलती हैं। सो अगेन मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, पहले चीजें मेरे से समझो। अगर आपको समझ आएंगी तब पीडीएफ से गो थ्रू, देखो एक प्रोसेस बना लो, जितना सिस्टमेटिकली आप पढ़ोगे ना उतना ही अच्छा आपके स्कोर्स आएंगे। पहले सेशन देखो, ठीक है, आपको चीजें समझ आ गई, उसके बाद पीडीएफ समझो, पीडीएफ समझ आ गई, नेक्स्ट फिर अगर आपके पास कोई बुक या रेफरेंस की उसको भी कर लो, लास्ट में क्विज जो मैं आपको दे रहा हूं उसको सॉल्व करो। ऐसी 101% है आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट है तो उसमें क्लियर हो जाएगा, अगर आपका नहीं पिछले बार जून में हुआ तो तब अब हो जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहो, मेरे तरफ से क्लासेस चलती जाएंगी, आपको हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती जाएगी। सो आज का सेशन करते हैं वाइंड अप, अब फिर कल मिलेंगे विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। हैव अ नाइस डे अहेड।